हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास की अपनी जो एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की सीरीज चल रही थी। उसमें हमने देखा था कि स्वतंत्र भारत में राजनीति इस पुस्तक का जो पहला चैप्टर था, आज़ादी के बाद में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये हमने देख ली थी। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, किस प्रकार पहले आम चुनाव से लेकर इवन संविधान सभा के चुनाव से बात करूं, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट मिली। उसके बाद में फर्स्ट आम चुनाव था 1951-52 का, उसमें 361 सीट मिली। उसके बाद में 57 का आम चुनाव था जिसमें 371 सीट मिली। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को 364 सीट मिली, 361, 371 और किस प्रकार 364 सीट मिली। तो ये सारा हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपना जो एनसीईआरटी 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की सीरीज चल रही थी, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी की जो समकालीन विश्व राजनीति है उसकी भी सीरीज चालू कर रखी है। इसके साथ ही हमने स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक की सीरीज चालू की, जिसमें हमने पहले चैप्टर में देखा था किस प्रकार भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां भारत पे किस कदर हावी थी और हमारी सरकार ने किस प्रकार देश ने उन चुनौतियों से निपटा और देश आज तक यहाँ तक आगे बढ़ा। अब हम अगली कड़ी में चर्चा करने वाले हैं कि 1951 का जो पहला आम चुनाव था, तब से लेके आगे 1967 तक, या यूँ कहें कि 1900 बीच में थोड़ा सा टाइम और छोड़ दें, और लगातार 1989 तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस बना रहा। इन सब चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि 1951-52 से नहीं, जो संविधान सभा के चुनाव से वहाँ से लेकर पहला आम चुनाव 1951-52, दूसरा आम चुनाव 1957 और फिर तीसरा आम चुनाव 1962 में किस कदर कांग्रेस का प्रभुत्व था, वो बहुत उसका सूरज बहुत तेज़ गति से चमक रहा था। और फिर किस कदर राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के नेतृत्व के आगे कांग्रेस का प्रभुत्व नतमस्तक हुआ और 1967 के चुनाव में 9 राज्यों में क्यों कांग्रेस की सरकार गिर गई। इन सब चीज़ों के बारे में हम गहराई से बात करने वाले हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपके आसपास दोस्त जो 12th क्लास का में इस बार हैं और उनके राजनीति विज्ञान विषय, तो उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप स्कूल लेक्चर या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, वो भी राजनीति विज्ञान विषय से, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि ये किताबें ऐसी किताबें हैं जहाँ से स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है। जो 11वीं और 12वीं में 2 राजनीति विज्ञान की 4 किताबें चलती है, उन 4 किताबों में स्कूल लेक्चरर में 30-35 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। और आप इनका गहराई से अध्ययन करते हो तो आपके लिए राजनीति विज्ञान की जो ABC सीखने का है ना, वो बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ से होनी चाहिए कि आप राजनीति विज्ञान की शुरुआत यहाँ से करो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान है, तो उसमें अध्याय 2 की चर्चा कर रहे हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी सिस्टम। और इसके आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जीके विद राजेंद्र चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम देखेंगे भारत का राजनीतिक मानचित्र, किस कदर कांग्रेस का प्रभुत्व रहा 1952 से लेकर 1967 तक। इन सब चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये आपको मानचित्र दिख रहा है। ये मानचित्र दोस्तों तब का है जब 1952 से 67 के बीच में पहले आम चुनाव से लेके 1967 तक का है। ये कांग्रेस का प्रभुत्व दिखा रहा है अपने को कि किस कदर 1952 का आम चुनाव था, तब से लेके 1967 तक कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश पर एक छत्र शासन किया। और हर राज्य के विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस विजेता क्यों रही। दोस्तों, आपको जो येलो कलर वाला दिख रहा है, येलो कलर का मैप दिख रहा है, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पूरा एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस का पहले आम चुनाव से लेके 1967 तक इवन केंद्र में सरकार के साथ साथ राज्यों में भी क्या है, कांग्रेस की सरकारें बनी है। केवल आप 2 क्षेत्र छोड़ दो, एक तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसके अलावा एक छोटा सा क्षेत्र आपको केरला वाला दिख रहा है। ये केरल और जम्मू कश्मीर का मामला छोड़ दो तो पूरे देश में किसका शासन रहा है, कांग्रेस का शासन रहा है। और इसे ही भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली कहा गया है, कांग्रेस सिस्टम। तो आपसे कोई पूछ ले कि कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं, तो कांग्रेस प्रणाली है क्या, दोस्तों आपका जवाब ये होगा, पहले आम चुनाव से लेके 1967 तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। लोकसभा या राज्यसभा
लोकसभा या फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर बार एक तरफा जीत दर्ज की और इन राज्यों में सेंटर और स्टेट दोनों जगह कांग्रेस का शासन था, उसे कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। इवन आप बोल सकते हो आज़ादी के बाद से 1967 तक का टाइम था वो कांग्रेस प्रणाली है, जिसे रजनी कोठारी हैं, रजनी कोठारी जो कि पॉलिटिकल साइंस के विद्वान है भारतीय और समाजशास्त्र की भी है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कांग्रेस सिस्टम बोला है, कांग्रेस सिस्टम बोला है। तो आपने देखा कि किस प्रकार इन सब राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि ये जो केरल है, केरल में पहली बार 1957 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उन चुनावों में यदि कहीं साम्यवादियों की या कम्युनिस्टों की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बनी है तो वो भारत के केरल में बनी है। इसको भी कुछ समय बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा और राष्ट्रपति शासन लगा के 356 का प्रयोग करके यहाँ पर क्या कर दिया गया, इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तो आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू जैसे लोकतांत्रिक नेता भी 356 का प्रयोग करने से अपने हाथ नहीं रोक पाए, सत्ता किस कदर करवा देती है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर जो दोस्तों ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी, शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी और नेशनल कांग्रेस ने क्या यहाँ पर चुनाव जीता था और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो भारत में केवल दो जगह ऐसी थी जहाँ पर कांग्रेस को चुनौती मिली थी, जम्मू कश्मीर और केरल। जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस ने चुनौती दी। वहीं यहाँ पर जो सीपीआई पार्टी थी, सीपीआई का एक जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ था, उसने चुनौती दी, जिसमें केरल की विधानसभा की 126 सीटों में से 60 सीटें किसने जीती, एलडीएफ ने जीत दर्ज की और ईवीएस नमूद्रीपाद यहाँ पर क्या बने, एलडीएफ के मुख्यमंत्री बने थे। अब आप एक थोड़ा सा मैप ये देख लो, यहाँ पर आपको देखो ये जो दिखाई दे रहा है, पहले आम चुनाव, दूसरे आम चुनाव और तीसरे आम चुनाव के बारे में बताया गया है। तो पहला आम चुनाव था, इसमें कांग्रेस ने 64 सीट जीती है। उसके बाद में दूसरा आम चुनाव था, उसमें 371 सीट जीती है, 364 371। और तीसरा आम चुनाव था, इसमें कांग्रेस ने 361 सीट जीती है। तो देखो कांग्रेस का कितना उस समय 489 सीटों में से और 494 सीटों में से 364 सीटें जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि कांग्रेस को वोट मिले थे, वोट मात्र 45% मिले थे। उसके बावजूद भी तीनों आम चुनावों में सीटें हैं वो 70 से 75% सीटें जीतती रही है। ये क्यों हुआ, ये अपने जो फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हमने अगरताई विजेता प्रणाली अपनाई है, उसके परिणाम स्वरूप क्या रहा है, उसके परिणाम स्वरूप ये पूरा सिस्टम रहा है कि एक पार्टी को 45-50% वोट मिलते हैं, लेकिन वो सीटें लगभग 80% तक सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। आपको पता होगा 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की सरकार ने 509 सीटों में से 411 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उनको वोट परसेंटेज मिला था 48% मिला था। आपको पता होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी है, उसने 303 सीटें अर्जित करने में सफलता प्राप्त की। कितने में से, 543 में, जबकि बीजेपी को वोट परसेंट कितना मिला था, 36 या 37% वोट मिला था। तो ये सब चीजें अपने जो फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम है या अगरताई विजेता प्रणाली है, इसकी वजह से ये सब चीजें होती है। उसके बाद आप देखो पहले आम चुनाव थे, उसमें सबसे ज्यादा निर्दलीय है वो 37 निर्दलीय चुन के आए थे। कितने निर्दलीय थे, 37 निर्दलीय थे। वहीं दूसरे लोकसभा चुनाव में 42 निर्दलीय चुन के आए थे और तीसरे लोकसभा चुनाव में निर्दलीयों की संख्या कम होकर कितनी रह गई थी, 29 रह गई थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, उसकी 29 रह गई थी। उसके बाद में हम बात करें पहले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था, तो वो दोस्तों सीपीआई था। कौन सा था, सीपीआई था। और सीपीआई को सीट मिली थी, 16 सीट मिली थी। पहले लोकसभा चुनाव में सीपीआई को 16 सीटों के साथ सीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। और उसके बाद में जो दूसरा लोकसभा चुनाव था उसमें सीपीआई को 27 सीट मिली और तीसरे लोकसभा चुनाव में 20 सीट मिली। किस पहले आम चुनाव में 16, दूसरे में 27 और तीसरे में 20। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे हम इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था कांग्रेस का प्रभुत्व का जो भारत था, ये भारत ऐसा था और इसमें कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम चलता था। अब हम चर्चा करते हैं आगे। हाँ, आपने देखा था किस कदर अधिकांश राज्य यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा,
और जो आपके मद्रास, कर्नाटक, इन सब राज्यों में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1952 से लेकर 1967 तक 170 इनका शासन था। इसके बाद में केरल में कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी जो 57 से 59 तक चली। उसको फिर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा के गिरा दिया था। और नीला कलर है जिसमें दिखाया गया है जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस के शेख अब्दुल्ला या बख्शी गुलाम मोहम्मद ये सीएम बने थे। और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बाद में कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा था ही। उसके बाद में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण भौगोलिक और राजनीतिक लक्ष्य। 1952 का पहला आम चुनाव भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ जुड़ा हुआ था। तीनों लोकसभा चुनाव 1952, 1957, 1962 में कांग्रेस का अधिकांश केंद्र व अधिकांश राज्यों पर नियंत्रण था। केरल एकमात्र राज्य था जहां पर कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी, जो कि ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का परिणाम है। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी। इसे कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत कहा जाता है। तब अब कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत कैसे हुआ। तो दोस्तों 1967 का चुनाव हुआ और 1967 के चुनाव में कुछ भी खास बातें क्या थी। पहले बात तो सबसे खास बात ये थी जो नेहरू जी थे वो 1964 में चले गए थे। उसके बाद में शास्त्री जी भी 1967 में चले गए थे। तो कांग्रेस को नेतृत्व की जो हानि हुई थी, एक नंबर बात तो ये थी। और उसके बाद में 1966 में इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया, जिनके पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था। और कांग्रेस पार्टी पहली बार एक अनुभवहीन नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, अर्थात उनके पास एक करिश्माई नेता नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के जैसा करिश्माई नेतृत्व नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, कांग्रेस केवल एक सिंडिकेट या फिर अनुभवहीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और इनके पास करिश्माई नेता नहीं था। इन सब चीज़ों का फायदा किसने उठाया? राम मनोहर लोहिया ने। किसने उठाया? लोहिया जी ने उठाया। और लोहिया जी ने जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ, कौन सा नारा दिया? गैर कांग्रेसवाद नारे के साथ लामबंद कर लिया। और जो अब तक 1967 से 1962 के लोकसभा चुनाव तक जो गैर कांग्रेसवादी वोट थे वो बिखरते थे या फिर वो बंट जाते थे, उनको इन्होंने बंटने नहीं दिया और उन वोटों को एकजुट कर लिया। और इसका परिणाम ये हुआ 1967 का जो लोकसभा चुनाव या फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, तो उस समय लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें चली गई थी या फिर वहाँ पर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी। तो अब राजनीतिक बोलचाल की भाषा में उसे वोटों के माध्यम से क्रांति या राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? राजनीतिक भूचाल की संज्ञा दी गई कि कांग्रेस पार्टी जो अभी तक 170 राज कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी कैसे हार गई, वोटों के माध्यम से क्रांति, इसको संज्ञा दी गई। और ये एक राजनीतिक चर्चा चलने लगी थी कि आप दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन में बैठो, दिल्ली से हावड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों, हावड़ा जाने के लिए ट्रेन में बैठो तो बीच में एक भी केंद्र कांग्रेस शासित राज्य नहीं आता है। तो इसका ये परिणाम था कि किस कदर हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो उड़ीसा वगैरह क्षेत्र है या फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान में सरकार गिरते गिरते बची थी 1967 में। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस को 1967 में लोहिया जी के नेतृत्व में हार का सामना करना पड़ा। केंद्र में जैसे तैसे करके कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। तो ये चीज़ें उस समय कांग्रेस के साथ हुई थी। और 1967 के जो चुनाव थे उसको कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत भी कहा जा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिस्टम था या फिर वन पार्टी सिस्टम था, उस कांग्रेस सिस्टम था उसका क्या डिक्लाइन होना लग गया था। हालांकि 1971 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस ने फिर रिवाइव कर लिया, लेकिन उस समय कांग्रेस सिस्टम ने रिवाइव नहीं करके केवल और केवल कांग्रेस ने रिवाइव किया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 के चुनाव में लाजवाब जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने। और उसके बाद में 77 के चुनाव में हारने के बाद फिर लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई थी। अब बात करते हैं जो 3 लोकसभा चुनाव है उनका हम विस्तृत विवरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो कांग्रेस पार्टी भारत की उस आज़ादी के समय उस समय एकमात्र बड़ी पार्टी थी जिसका गांव-गांव ढाणी-ढाणी संगठन था, उस कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पहला लोकसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस को 364, दूसरे में 371 और तीसरे लोकसभा चुनाव में 361 सीटें मिली थी। ये कई बार अपने को फैक्ट पूछ लिए जाते हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से इनको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी या फिर अपने आरबीआई जो एग्जाम कराती है वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है। पहले आम चुनाव में जो पहला, दूसरा और तीसरा कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को 364 सीटें मिली। उसके बाद दूसरे में 371 सीटें मिली और तीसरे में 361 सीट मिली। ये 1952 का लोकसभा चुनाव था, ये 1957 का था और ये 1962 का था। कांग्रेस को 364
दूसरे में 371 और तीसरे में 361। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सीपीआई को कितनी मिली, तो सीपीआई को पहला लोकसभा चुनाव था, उस पहले लोकसभा चुनाव में 16 सीटें मिली, दूसरे में 27 सीटें मिली और तीसरे लोकसभा चुनाव में 62 सीटें मिली थी। कौन सी पार्टी को, ये सीपीआई पार्टी है दोस्तों, सीपीआई पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय साम्यवाद दल को। तो पहले लोकसभा चुनाव में या दूसरे लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन सी पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में भारतीय जनसंघ, उसके बाद में भारतीय जनसंघ की बात करें तो भारतीय जनसंघ ने पहले आम चुनाव में 3 सीटें जीती। कितनी, मात्र 3। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराम माधव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और मात्र 3 सीटें जीती। उसके बाद में दूसरे लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीती और तीसरे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ का प्रभाव बढ़ा और 14 सीटें जीत ली थी। ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना। उसके बाद में सोशलिस्ट पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, इन्होंने क्या किया, पहले लोकसभा चुनाव में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, पहले लोकसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। कितनी, 12 सीटें मिली। दूसरे लोकसभा चुनाव में 19 सीट मिली और तीसरे लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पे जीत दर्ज करने में सफल हुए। उसके बाद में स्वतंत्र पार्टी भी आती है एक। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना राजगोपालचारी या फिर ये के एम मुंशी जैसे लोग हैं या फिर जयपुर की महारानी गायत्री देवी जैसे लोग हैं, इन्होंने इनकी स्थापना की और इसने चुनाव भी 1962 में लड़ा था। 1959 में स्थापना हुई और 1962 में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन के उभरी थी और 1962 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें स्वतंत्र पार्टी को 18 सीट मिली थी। कितनी, 18 सीट मिली थी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो आपने क्या देखा, 1952 का लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी को 364, कम्युनिस्ट पार्टी को 16, भारतीय जनसंघ को 3 सीट मिली, सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली है। उसके बाद में 1957 का दूसरा लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी को 371 सीट मिली, सीपीआई को 27 सीट मिली, भारतीय जनसंघ को 4 सीट मिली और सोशलिस्ट पार्टी को 19 सीट मिली थी। उसके बाद में देखा आपने तीसरा लोकसभा चुनाव था 1962 का, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 361 सीट मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 20 सीट मिली और भारतीय जनसंघ को 14 सीट मिली। यहाँ पर जनसंघ की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। और उसके बाद में जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको 18 सीट मिली। सोशलिस्ट पार्टी को यहाँ पर कितनी सीट मिली है, हाँ 18 सीट मिली है। और उसके बाद में हम बात करें तीसरे लोकसभा चुनाव में जो स्वतंत्र पार्टी थी, ये राजगोपालाचारी की पार्टी थी जिसको 18 सीटें प्राप्त हुई है। जो स्वतंत्र पार्टी है ये पूंजीवादी विचारधारा की हिमायती थी, ये समाजवादी विचारधारा के खिलाफ करने वाली पार्टी थी जो 1959 में स्थापित हुई और 1962 के लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने किया था क्योंकि उस समय के राजा महाराजा इस पार्टी में जुड़ गए थे। ये पूरा हमने मैप देखा। अब देखो पहले आम चुनाव में सारी बातें इन्होंने बता रखी है। यहाँ पर पहला आम चुनाव था वो भारत का पहला आम चुनाव जिसको 1952 का आम चुनाव बोलते हैं वो अक्टूबर 1951 से शुरू होकर फरवरी 1952 तक। अब कई बार आपके ये दुविधा आ जाती है कि कौन सा क्वेश्चन में आ जाए तो कौन सा ऑप्शन करें, तो आपको करना है 1952 क्योंकि देश के अधिकतर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे, इस वजह से इसको 1952 का आम चुनाव भी कहते हैं। पहले आम चुनाव की पृष्ठभूमि क्या थी, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच हुए इस चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया गया। देश में 17 करोड़ मतदाता थे जिसमें 85% निरक्षर थे। और एक बात और, 85% तो क्या निरक्षर थे, 15% साक्षर थे और उनमें महिला साक्षरता थी वो दोस्तों 3% के लगभग थी, 2.5-3% महिला साक्षरता थी। तो उस समय कितनी बड़ी ये चुनौती थी। और पहला आम चुनाव हुआ था 489 सीटों के लिए आम चुनाव हुआ था, ये आप ध्यान रखना। कुल मतदाता 17.32 करोड़ थे और मतदाता भागीदारी लगभग 45% थी। लोकसभा सीटें हैं वो 489 सीटों पे चुनाव हुआ और विधानसभा की सीटें हैं वो दोस्तों 3200 सीटों पे विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 489 में 364 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की जो कि 74.4% सीटें हैं और कांग्रेस ने लगभग 44.99% वोट हासिल किए, लगभग 45% वोट हासिल करने में कामयाबी पाई। दिलचस्प बात यह है कांग्रेस को 45% वोट मिले लेकिन 74% सीटें मिल गई। इसका रीज़न है फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसको अगरताही विजेता प्रणाली बोलते हैं, जो कि हम 11वीं क्लास में बहुत ठीक से इसका अध्ययन करने वाले हैं। और इसी प्रणाली की वजह से अभी बीजेपी को फायदा मिला है, पहले कांग्रेस को मिलता था। और इसी प्रणाली की वजह से एक पार्टी जो 5-7% वोट लेने के बाद भी 0 सीटों पे सिमट जाती है और एक पार्टी जो 35-40% वोट लेने के बावजूद वो 60-70% सीटें ले जाती है। तो ये सिस्टम ये है।
इसके बाद में पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय नेता हुआ करते जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 364 सीट मिली और 45% इनको वोट मिले थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो साम्यवादी दल था उसके ए के गोपालन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 16 सीटों पर विजयी रही, 3.3% वोट मिले। ये आजकल जो ट्रेंड है ये इसका है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में सोशलिस्ट पार्टी थी, वो आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। हालांकि जेपी नारायण ये इस पार्टी के मेंबर थे लेकिन वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। इनको 12 सीटें मिली और 10.6% वोट मिला। तो आप ये सोशलिस्ट पार्टी का जो वोट परसेंट है ये ध्यान रखना, लगभग 10.5% वोट प्राप्त करने के बावजूद जो सोशलिस्ट पार्टी है 1.5% सीटें भी नहीं जीत पाई थी। उसके बाद में किसान मजदूर पार्टी है जो कि जेबी कृपलानी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, 9 सीटें जीती और लगभग 5.8% इन्होंने वोट प्राप्त किए। उसके अलावा भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था और उन्होंने 3 सीटें जीती और लगभग इतने 3.1% वोट प्राप्त किए थे। उसके बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा एनसी चटर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, जिसको 0.9% वोट प्राप्त करके क्या किया इन्होंने 4 सीटें जीत ली थी। उसके बाद में अखिल भारतीय राम राज्य परिषद स्वामी कृपारात्रि जी महाराज थे, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। इनको 2% सीटें मिली और लगभग 2% वोट मिले और लगभग 3 सीटें ये जीतने में कामयाब हो गए। ये स्वामी कृपारात्रि जी महाराज वही हैं जो 1951 में जो अम्बेडकर साहब हिंदू कोड बिल लेके आए थे, उस बिल का विरोध करने में सबसे अग्रणी थे और ये हिंदू महासभा के झंडे के नीचे चुनाव लड़ रहे थे और उनका नेतृत्व भी कर रहे थे। तो ये उस समय विरोध कर रहे थे और इन्हीं के विरोध के परिणाम स्वरूप वो हिंदू कोड बिल है वो पास नहीं हो सका था। बाद में ये सब कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा था। और उसके बाद में हम बात करें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी और ये अम्बेडकर जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था। इसको 2.3% वोट मिले और इनको 2 सीटें भी जीतने में इन्होंने सफलता हासिल की। इसके बाद में पीडीपी है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, इनको लगभग 7 सीटें प्राप्त हुई। निर्दलीय और अन्य बहुत सारे लोग थे, ये छोटी मोटी पार्टियां थी, उनको 27% वोट मिले और मात्र 69 सीट मिली। 27% देखो, 27% वोट मिले निर्दलीयों को और दूसरी छोटी मोटी पार्टियों को, लेकिन सीट कितनी मिली है? सीट मात्र 10-12% ही सीटें प्राप्त हुई है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस को पहले चुनाव में ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। दूसरे नंबर पे सीपीआई रही जिसको 16 सीट मिली और ये चुनाव लोकतंत्र के लिए विश्वास का मत था और जनता ने इस विश्वास के मत के रूप में इसको, ये पहला आम चुनाव था, इसको लिया था। अब बात करते हैं कि दूसरा आम चुनाव फरवरी-मार्च 1957 को हुआ था। कब हुआ था? फरवरी-मार्च 1957 को हुआ था। इस चुनाव की कुछ खास विशेषताएं इस कदर है। दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस को भारी जीत मिली। इस बार कांग्रेस वो लोकसभा की सीटें 494 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 489 से बढ़कर कितनी हो गई? 494 हो गई। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि सीपीआई ने अपनी सीटें बढ़ाई और केरल में सरकार बनाई। लोकसभा की 494 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस को 371 सीटें मिली जो कि कुल सीटों का 75% था। सीपीआई ने 27 सीटें जीती, वो पहले से 11 अधिक थी और सीपीआई दूसरी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। केरल विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जीती। ईएमएस नमूद्रीपाद वहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्टों के दल के द्वारा जिस सरकार की स्थापना की गई उस सरकार के में मुख्यमंत्री कौन बने थे? ईवीएमएस नमूद्रीपाद बने थे, जो कि 1957 से 1959 तक वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और फिर 356 का प्रयोग करके उस वहाँ पर सरकार को गिरा दिया गया। और यहाँ पर 126 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 60 सीटें किसको मिली? कम्युनिस्टों को मिली थी। ये सब चीज़ें थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग नहीं था, मत पेटी प्रणाली यहाँ पर लागू की गई थी, ये आपको पता ही होगा। ईवीएम का प्रयोग तो 1982 या फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार हुआ है सब जगह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप कर रहे थे, 371 सीटें जीती 494 से और इनको वोट परसेंट बढ़ के कितना हो गया? 47.8% हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ए के गोपालन और ईएमएस नमूद्रीपाद के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, जिसको 27 सीटें मिली और लगभग 8.9% इनको वोट मिले थे। उसके बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो पीएसपी है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये आचार्य जेबी कृपलानी नेतृत्व में या फिर जयप्रकाश नारायण की पार्टी थी, जिसको 19 सीट मिली और लगभग 10.5% ये वोट प्राप्त करने में कामयाब रहे। इसके बाद में भारतीय जनसंघ, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में भी इन्होंने
बीच चुनाव में कुछ घटना घटित हो गई, इस वजह से इनके नेतृत्व चुनाव लड़ा, 4 सीटों पर विजय रही और लगभग 6% वोट प्राप्त किया है इन्होंने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे, लेकिन इनकी स्थापना करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी विरासत इनको इस चुनाव में 6 सीटें प्राप्त हुई थी। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रखो। उसके बाद में अखिल भारतीय हिंदू महासभा है। पहले तो कृपारात्रि जी महाराज थे, इस बार इनके लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा मुझे भी आइडिया नहीं था, और इनको 1 सीट मिली और 0.5% वोट मिले थे। निर्दलीय और उनको कुल मिला के पहले आम चुनाव में 27% वोट मिले थे और अब 26%, और इनकी सीटों में भी ज़्यादा अंतर नहीं आया, पहले 69 थी, अब 66 हो गई थी। इसके अलावा इस चुनाव की कुछ विशेष घटना, इस चुनाव की सबसे विशेष घटना यही है कि दुनिया में कहीं भी पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से या वोटों के माध्यम से, जनता के समर्थन से कहीं साम्यवादी पार्टी की सरकार बनी है, वो भारत का केरल था। केरल में दोस्तों अभी भी चुनाव हो रहे हैं और इस बार भी हम वहाँ पर जो एलडीएफ और यूडीएफ है उनमें तगड़ा मुकाबला है, और इवन मुकाबले को रोमांचक बना रही है वहाँ पर बीजेपी पार्टी, जो एक एनडीए है वो चुनाव लड़ रहा है वहाँ पर। उसके अलावा जो 1957 का चुनाव था उसमें वहाँ पर विधानसभा चुनाव के केरल की 126 विधानसभा सीटों में से 60 सीटें हैं वो किसने जीत ली थी? साम्यवादी पार्टियों का जो दल था उसने जीती, और उनका लगभग 5-6 पार्टियों का गठबंधन था जिसको आप एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बोलते हैं, उन्होंने जीता। और उसके बाद में EMS नमूद्रीपाद को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो कि कांग्रेस प्रणाली को चुनौती के स्वरूप देखा गया, और केरल ने उस समय कांग्रेस पार्टी को क्या दी? चुनौती दी थी। उसके बाद में 2 साल बाद में 1959 में EMS नमूद्रीपाद की सरकार को गिरा दिया गया 356 का प्रयोग करके। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा मार्च 1957 में केरल विधानसभा चुनाव में CPI को 126 में से 60 सीटें मिली। 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों के समर्थन से EMS नमूद्रीपाद मुख्यमंत्री बने। यह विश्व इतिहास में पहली बार था किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक चुनाव जीतकर सरकार बनाई हो, और 1959 में केंद्र सरकार ने 356 लगाकर इस सरकार को बर्खास्त कर दिया, जो कि एक विवादास्पद निर्णय था। अब बात करते हैं तीसरा आम चुनाव, जो कि 1962 में हुआ था, फरवरी 1962 में। इस चुनाव की विशेषता क्या रही है? तीसरा आम चुनाव जो कि 1962 में हुआ, 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस की जीत हुई, क्योंकि उस समय भी नेहरू जी क्या थे? इनके लीडर थे। विपक्ष मजबूत होने लगा था। इसी साल अक्टूबर में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें नेहरू जी की छवि को बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा था। और यहीं पर पहली बार JB कृपलानी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? JB कृपलानी के नेतृत्व में नेहरू जी के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कांग्रेस के पास बहुमत था, इस वजह से पास नहीं उसका। तो भारत में नेहरू जी के खिलाफ पहली बार लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में लाया गया, JB कृपलानी के द्वारा लाया गया था। 494 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 361 सीटें मिली, और जो कि 73% सीट थी। भारतीय जनसंघ ने 14 सीटें जीती, जो 1952 से 3-4 सीटों से क्या बहुत बड़ी उछाल के रूप में देखा जाता है। इस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, वो पहली बार चुनाव में उतरी और 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। CPI ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 29 सीटें जीती, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी, ये ध्यान रखना। और CPI इस चुनाव में भी क्या है? विपक्ष सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण है 1959 में एक पार्टी स्थापित होती है, 1959 में एक पार्टी स्थापित होती है, स्वतंत्र पार्टी, और वो 18 सीट जीत ले जाती है। अब बात करते हैं इनका विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, 361 सीटें जीती 494 में से, और वोट परसेंट कितना था इनका? 44.7 था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये AK गोपालन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, 29 सीटों पर जीत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, और लगभग 10% इनको वोट मिले थे। भारतीय जनसंघ दीनदयाल उपाध्याय और बलराम मधोक के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा था, और इसने लगभग 14 सीटें जीत प्राप्त की और 6.4% वोट प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। स्वतंत्र पार्टी, जिसका पहला चुनाव था, और C राजगोपालाचारी, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी, जो कि तमिलनाडु से आते थे, इनके नेतृत्व में बड़ी पार्टी, और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। लोकसभा में 494 से 18 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की, और 6.8% वोट इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, PSP पार्टी, ये अशोक मेहता, जिन्होंने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरी का सिद्धांत दिया था, JP नारायण की पार्टी थी, और इनको 12 सीटें प्राप्त हुई। ये 6.8% वोट प्राप्त इन्होंने किया था। सोशलिस्ट पार्टी, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, ये राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, जिसको 6% सीट मिली थी,
और 6 सीट मिली थी और 2.9% इनको वोट मिले थे। ये जो अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरी का सिद्धांत दिया, तब राम मनोहर लोहिया ने कहा कि कांग्रेस का साथ नहीं देना है, नहीं देना है। तो ये इन पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरी के सिद्धांत के खिलाफ थे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हाँ, तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस कदर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसको तीन सीटें मिली, 2.8% वोट प्राप्त किए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा को 1 सीट मिली और इनका वोट परसेंट कितना हो गया, 0.5। पहले लोकसभा चुनाव में इनका वोट परसेंट लगभग 6-7% था, 6-7% के समथिंग था, जो फिर दूसरे लोकसभा चुनाव में लगभग 5.5% हो गया था, और अब तीसरे लोकसभा चुनाव में 0.4% हो गया। निर्दलीयों की जो संख्या थी, इनके मजबूती में भी क्या आया, गिरावट आई। इनको पहले लोकसभा चुनाव में 27% वोट मिले थे, दूसरे में 26 मिले, और तीसरे लोकसभा चुनाव में मात्र 19% वोटों के साथ संतोष करना पड़ा। पहले लोकसभा चुनाव में 69 सीट मिली, दूसरे में 66 मिली, और तीसरे में इनको मात्र 50 सीटें ही प्राप्त हो सकी थी। ये सब चीज़ें थी। अब हम ये जो टेबल है, ये पूरी तीनों चुनावों की एक नज़र में हम देख लेते हैं। तो इन तीनों पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 1952 के लोकसभा चुनाव में 364 सीटें जीती, 1957 के लोकसभा चुनाव में 371 सीटें जीती, और 75% टोटल का 75% था। और 1962 के लोकसभा चुनाव में 361 सीटें जीती। दूसरे सबसे बड़ी पार्टी थी सीपीआई, पहले चुनाव में 16 सीटें, दूसरे में 27 सीटें, और तीसरे में 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही थी। भारतीय जनसंघ को पहले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मिली, दूसरे लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मिली, और तीसरे लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़ी उछाल लगाते हुए 14 सीटें अर्जित की इन्होंने। फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये पहले लोकसभा चुनाव में 12 सीटें मिली, दूसरे लोकसभा चुनाव में 19 सीट मिली, और तीसरे लोकसभा चुनाव में इन दोनों सोशलिस्ट पार्टियों को मिलाकर राम मनोहर लोहिया वाली को 6 मिली, और ये जो आचार्य नरेंद्र देव है उनकी वाली को 12 मिली। तो टोटल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, दोनों को मिलाकर 18 सीटें प्राप्त हुई थी। आगे स्वतंत्र पार्टी पहले चुनाव में थी नहीं, दूसरे चुनाव में थी नहीं, तीसरे चुनाव में इनको 18 सीटें प्राप्त हुई थी, 1959 में बनी थी। निर्दलीय व अन्य, पहले लोकसभा चुनाव में इनको सीट थी दोस्तों 69, 94 नहीं थी, 69 थी। दूसरे में 66 सीट थी, कितनी थी, 66 सीट थी, और तीसरे में सीट कितनी आ गई थी, 50 पे आ गई थी। कितनी आ गई थी, 50 सीटें हो गई थी। टोटल सीटें 489, 494, और तीसरे लोकसभा चुनाव में भी 494 सीटों पे वोट हुए थे। तो ये टेबल भी आप थोड़ा सा एक बार देख लेना। इसके अलावा विपक्षी दल और उनके प्रमुख नेता, तो विपक्षी दलों के बारे में आप सोशलिस्ट पार्टी के सबसे पहले नेताओं की बात करते हैं। इस सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन से नेता प्रमुख थे। सोशलिस्ट पार्टी हो या फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, 1948 में इसकी स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप से अलग हो, कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी ग्रुप था, तो वहाँ से अलग होकर 1948 में क्या, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, पहले कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी, छाता संगठन कहा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कांग्रेस को धर्मशाला संगठन कहा जाता है। अम्ब्रेला संगठन इसलिए, जिस प्रकार एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सभी रंगों का समायोजन होता है, ठीक इसी प्रकार कांग्रेस आज़ादी के समय एक ऐसी पार्टी थी जिसमें हर प्रकार की विचारधारा का समायोजन था। उसमें गर्मपंथी भी थे, उसमें नरमपंथी भी थे, उसमें सामंत भी थे, उसमें किसान भी थे, उसमें ग्रामीण भी थे, उसमें शहरी भी थे, उसमें सवर्ण भी थे, उसमें दलित और पिछड़े भी थे, उसमें महिला भी थे, उसमें पुरुष भी थे। इसमें सारे के सारे लोग हैं वो, उसमें रूढ़िवादी भी थे, उसमें सुधारवादी भी थे, उसमें समाजवादी भी थे, उसमें पूंजीवादी भी थे। तो इस प्रकार कांग्रेस एक अम्ब्रेला संगठन था जो सभी विचारधाराओं का समायोजन साथ में करके चलता था। तो कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठजोड़ के रूप में कांग्रेस पार्टी की छवि थी कि ये अपने आप में, ये पार्टी सत्ता पक्ष में भी है और इसके साथ ही विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस खुद निभाती है। तो एक ऐसी पार्टी थी जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने धर्मशाला संगठन की संज्ञा दी है कि जिस प्रकार धर्मशाला में कोई भी ठहर सकता है, वहाँ पर सभी के लिए समानता का बर्ताव होता है, ठीक इसी प्रकार, समानता का नहीं, सॉरी, धर्मशाला में कोई भी व्यक्ति है वो पे करके वहाँ पर रुक सकता है। ठीक इसी प्रकार कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो धर्मशाला है, जहाँ पर शोषक और शोषितों की जमात है, वहाँ पर शोषक भी हैं और शोषित भी हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी। इसके बाद में हम बात करें सोशलिस्ट पार्टी की, तो सोशलिस्ट पार्टी 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप से अलग होकर बनी थी। इनका विचारधारा क्या थी, समाजवाद थी। न कांग्रेस की बात करती थी, न कम्युनिज्म की बात करती थी, पूंजीपतियों और जमींदारों का ये विरोध करती थी, मजदूरों और किसानों के हित की बात करती थी। लेकिन इनके सामने चुनौती तब आ गई थी जब कांग्रेस पार्टी ने 1955 के समथिंग शायद अपने एक कोई सत्र था, उसमें जो
प्रतिवर्ष सत्र होते हैं जो स्थापना दिवस में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना लक्ष्य समाजवादी घोषित कर दिया। तब इनके सामने थोड़ी चुनौती आ गई थी। अब इनके सबसे बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिसका जन्म 1902 और 1979 में इनकी डेथ हुई थी। ये बिहार के महान स्वतंत्रता थे, बिहार के नहीं दोस्तों, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके बहुत भूमिगत होकर इन्होंने बहुत काम किया था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है। 1974 का जो आंदोलन था इंदिरा गांधी के खिलाफ, समग्र क्रांति अब नारा है, समग्र क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। ये इन्होंने नारा दिया और इन्होंने नारा देते हुए कहा कि 1974-75 में जो आंदोलन हुए थे 1974 में, उन आंदोलनों को एक राज्य तक या फिर एक लक्ष्य तक न रखे, उनको व्यापक बनाया जाए। और इंदिरा गांधी के खिलाफ इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में इन्होंने बहुत बड़ी जनसभा की और परिणाम ये हुआ फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में, वो 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था। उसके बाद में इंदिरा गांधी को हालांकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया था, उसके बावजूद 25 जून को इंदिरा गांधी को इनके आंदोलन के आगे झुक के और इमरजेंसी लगानी पड़ी और ये सब चीज़ें घटनाएं घटित हुई। इनकी भूमिका क्या हुई थी? ये सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। बाद में सर्वोदय आंदोलन, जो महात्मा गांधी का सर्वोदय, विनोबा भावे का सर्वोदय आंदोलन था, विनोबा भावे का जो सर्वोदय आंदोलन था, उससे भी ये जुड़ गए, सभी का उदय हो। और पद इनको सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सरकारी पद को इन्होंने ठुकरा दिया था। और एक बात और ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के मेंबर नहीं बने थे भाई, संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, इन्होंने ये पद ठुकरा दिया था। विरासत क्या है, 1974 का जो आंदोलन था इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध किया, वो बहुत बड़ा आंदोलन है, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद में समाजवादी नेता हैं राम मनोहर लोहिया, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान हैं समाजवाद के, और इन्होंने PhD वगैरह किए, विदेशों में पढ़ के आए हैं। और ये इवन लेनिन के जो हैं वो समर्थक भी रह चुके हैं। लेनिन के वहाँ पर, लेनिन और स्टालिन रशिया में, तो उनके साथ भी काम करने का इनको अनुभव था। समाजवाद के कट्टर समर्थक हैं। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी की वकालत की, जाति तोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया। इन्होंने इवन, आप कहोगे कि ऐसी बात भी है कि आपको एक जानकारी और नहीं मिलेगी, राजस्थान के एकीकरण के लिए भी इस व्यक्ति ने प्रयास किए थे। इन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इन्होंने जो सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था, राम मनोहर लोहिया जी थे, इन्होंने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने उस समय नेहरू जी के खिलाफ होकर ये कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल परिवर्तन होने का इंतजार नहीं करती। जो जिंदा कौम है वो आंदोलन कर देती है पहले ही, जब सुधार नहीं होता है तो बीच रास्ते में क्रांति कर देती है। ये इनकी थ्योरी थी। राम मनोहर लोहिया, जो कि समाजवाद के भारत में बहुत प्रकांड विद्वान थे, और इन्होंने 1967 का जो लोकसभा चुनाव था उनमें गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर, और जो कांग्रेस के अलावा विभिन्न पार्टियां थी, गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, उन सबको एकजुट किया और गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ वहां पर कांग्रेस को डिफीट करने का काम किया। और 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केंद्र सरकार में भी और राज्यों में, लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो जाती रही थी। और यही राम मनोहर लोहिया थे। ये बहुत ज़्यादा बड़े रणनीतिकार थे दोस्तों। समाजवाद के कट्टर समर्थक रहे हैं। अंग्रेजी के स्थान पे हिंदी की वकालत की, जाति तोड़ो मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। और एक सप्त क्रांति इन्होंने सप्त क्रांति का नारा दिया, जो कि अपने कोटा के में अध्यक्षीय भाषण देते हुए इन्होंने कोटा से आह्वान किया था। राजस्थान के एकीकरण के लिए भी इन्होंने प्रयास किया था। राजस्थान के एकीकरण के लिए भी इन्होंने क्या, एक समिति बनाई थी। भूमिका, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं। विशेष पिछड़ा वर्ग कोटा का इन्होंने सुझाव दिया था। जो ओबीसी को कोटा मिल रहा है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, इसका सुझाव उन्होंने पहले ही दे दिया था। इसके अलावा कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा भी, ये 1971 का गैर कांग्रेसवाद का नारा था। उस समय ये नारा इन्हीं की देन थी, गैर कांग्रेसवाद का नारा। इनका जन्म 1910 में हुआ, 1967 तक। और ये नेहरू के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। कहाँ, किसके खिलाफ? नेहरू जी के खिलाफ। जो फूलपुर उत्तर प्रदेश है, फूलपुर, वहाँ से नेहरू जी के खिलाफ भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। और ये भारतीय लोकसभा के सांसद भी रहे। आचार्य नरेंद्र देव, जो 1889 से 1956 स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी विचारक रहे हैं। काशी विद्यापीठ व लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। बहुत प्रकांड विद्वान थे भी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं 1934 में। और बौद्ध धर्म के महान विद्वान रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी, बाद में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। ये सब चीज़ें हुई थी। इनके बारे में भी आप चर्चा रखो। जेबी कृपलानी वही हैं जिन्होंने नेहरू के खिलाफ 1963 में क्या लेके आए थे? अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। इनका पूरा नाम जीवित राम भगवत दास कृपलानी था। 1952 में ये KMPP पार्टी के उम्मीदवार हैं। बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी ये रहे हैं। भूमिका इनकी क्या थी
किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी जो कि एमपीपी पार्टी थी के नेता, बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर दिया इसका। 1947 के विभाजन के विरोधी रहे, गांधी जी के बहुत ज़्यादा करीबी रहे और कांग्रेस अध्यक्ष से 1946 में रह चुके हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में अशोक मेहता एक समाजवादी नेता रहे हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। बाद में कांग्रेस के साथ नरम रुख अपनाने पर लोहिया से इनका मतभेद हो गया था और भूमिका क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता और 1963 में कांग्रेस में शामिल हो गए, पंचायती राज के विशेषज्ञ रहे हैं। दोस्तों, अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरी का सिद्धांत दिया था, जिसमें कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नाजुक हालत से गुजर रही है। भारत की डेमोक्रेसी है वो अभी तक अपने पांव पूरी तरह से जमा नहीं पाई। इस वजह से हमारी मजबूरी है कि हमें कांग्रेस का साथ देना चाहिए, समाजवादियों को कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। इस बात से राम मनोहर लोहिया थे वो बहुत ज़्यादा मतभेद रखते थे, इनके खिलाफ थे और फिर ये फाइनली प्रजा समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे गए 1963 में। अपनी इस विचारधारा के कारण कांग्रेस को ये समर्थन दे चुके थे। तो एक बार फिर देख लो आप कि समाजवादी पार्टी के नेता कौन कौन रहे हैं। जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, आचार्य नरेंद्र देव है, JB कृपलानी है, अशोक मेहता है। अब हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की आज़ादी की लड़ाई को वास्तव में सच्ची आज़ादी की लड़ाई मानती नहीं थी। हालांकि उसके बाद में इन्होंने एक प्रस्ताव पास करके आज़ादी के बाद में बोला कि ठीक है, 1955 के बाद में इन्होंने चीज़ स्वीकार की। तो पहले तो मानती, और ये है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्हीं के नेतृत्व में आपको पता होगा जो हैदराबाद की कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर जो निज़ाम था उसके खिलाफ विद्रोह कराने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। और उसके बाद में भारत में जो कानू सन्याल और सचिंदर सन्याल, ये जो कानू सन्याल और ये जो चारू मजूमदार है, इनके नेतृत्व में जो भारत में जो एक वो पूरा आंदोलन चला था, नक्सलवादी आंदोलन चला था, ये भी साम्यवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर चला था। लेकिन ये साम्यवादी ये नहीं थी, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का माले ग्रुप था, ठीक है। हालांकि ये साम्यवादी पार्टी है, इनकी विचारधारा फिर 1964 में 62 में इनको रूस और चीन के मुद्दे को लेकर इसमें फूट भी पड़ गई थी। और अब ये पार्टी तो लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से वास्तव में राजनीति में है और वो जो ग्रुप था वो माले ग्रुप था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 के दशक में हुई थी, 1925 में, 1925 डेटा ध्यान रखना। और 1941 में कांग्रेस से अलग हो गई। पहले ये कांग्रेस के गुट के रूप में हुई थी। इनकी विचारधारा मार्क्सवाद लेनिनवाद के, कार्ल मार्क्स और USSR के प्रारंभिक नेता लेनिन के और रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर बनी थी। 1964 में चीन और सोवियत संघ के विवाद पर CPI और CPI में विभाजन हो गया और बाद में जो CPI थी वो कमज़ोर पड़ गई। CPM जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, यही इसकी असली उत्तराधिकारी बन गई थी। अब उसके बाद बात करते हैं इनके प्रमुख नेता कौन कौन से रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता, तो कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे प्रमुख टॉप लीडर है वो A.K. गोपालन हैं, जिनका जन्म 1904 में हुआ। 1977 तक ये नेता रहे, केरल के कम्युनिस्ट नेता रहे हैं और 1952 से लोकसभा के सदस्य रहे। सबसे प्रभावशाली विपक्षी नेताओं में से एक थे और जो पहला संविधान शोधना है वो भी इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। भूमिका CPI के संसदीय दल के नेता रहे हैं, लोकसभा में संसदीय दल के नेता रहे और 1964 में CPM में शामिल हो गए, CPI से अलग हुए जो रूस और USSR के मतभेद को लेकर। 1952 से 77 तक लगातार क्या रहे हैं, लोकसभा के मेंबर रहे हैं। 1952 से 1977 तक लगातार लोकसभा के मेंबर रहे हैं और इन्हीं का पूरा मामला था जिसमें निवारक नज़रबंदी का जो पहला केस था इन्हीं के मामले से जुड़े हुआ था और संविधान में पहला संशोधन किया था। स्वतंत्रता का मामला था जो अनुच्छेद 19 में संशोधन करके, और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है विचार एवं अभिव्यक्ति, उस पर पहले संविधान शोधन के माध्यम से सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये इन्हीं का मामला था और ये A.K. गोपालन साम्यवादी पार्टी के नेता रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं E.M.S. नमूद्रीपाद, ये केरल के मुख्यमंत्री बने थे। 1909 में जन्मे, 1998 में इनकी डेथ हुई। 1957 में केरल के पहले मुख्यमंत्री बने। विश्व में पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के CM या नेता रहे हैं। पद क्या, केरल 1957 से 59 तक ये मुख्यमंत्री रहे, फिर 1967 से 69 तक दोबारा मुख्यमंत्री रहे हैं। 1964 में CPM के संस्थापक सदस्यों में से शामिल थे। इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो हिस्ट्री है ये इन्होंने लिखी है। S.A. डांगे, ये श्रीपद अमृत डांगे है इनका नाम है, पूरा नाम। भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक रहे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के नेता रहे हैं। किसके नेता रहे? ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस एटक के नेता रहे। भूमिका CPI के पहले महासचिव रहे हैं। 1964 के विभाजन में CPI के साथ रहे जो कि सोवियत समर्थक की पार्टी थी। दोस्तों 1964 में जो CPI में विभाजन हुआ था
उसमें एक तो सीपीआई कौन सी बन गई थी, एक तो सीपीआई थी जो कि पुरानी थी, और एक सीपीएम बन गई थी। एक सीपीएम, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये तो यूएसएसआर का समर्थन करती थी और ये समर्थन करती थी चीन का। इनके मुद्दे को लेकर इनमें विभाजन हुआ। तो इसके बाद में ये जो ऐसे डांगे हैं ये किस में रह गए थे, सीपीआई में ही रह गए थे। और ईएमएस नमूद्रीपाद है, ए गोपाल ने सीपीआई एम के नेता रहे हैं दोस्तों। हालांकि आज 1964 के बाद में ये पार्टी, इसका वजूद धीरे धीरे कम हो गया और जो सीपीआई मार्क्सवादी है इसका वजूद ही रहा है। और उसके बाद में कुछ भारत के राज्य थे, जैसे बात करें मणिपुर, उसके बाद में बात करें बिहार, उसके बाद में बात करें पश्चिम बंगाल, उसके बाद में बात करें केरल। इन सब राज्यों में जो सीपीआई है इनका प्रभाव रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आगे बात करें पीसी जोशी। पीसी जोशी का पूरा नाम है पूर्णचंद जोशी। सीपीआई के महासचिव रहे 1935 से 47 तक। सीपीआई को एक अनुशासित पार्टी के रूप में इन्होंने संगठित करने का काम किया। वर्ल्ड वार सेकेंड में नाजी विरोधी मोर्चे का इन्होंने समर्थन किया, जो हिटलर के विरोधी मोर्चा था इसका उन्होंने समर्थन किया। कांग्रेस से सहयोग की नीति इन्होंने रखी है। उसके बाद में बात करें अजय घोष। अजय घोष सीपीआई के महासचिव 1951 से 62 तक रहे। तेलंगाना किसान आंदोलन के बाद में पार्टी की दिशा बदली, भूमिका सीपीआई को संसदीय राजनीति की ओर मोड़ा। पहले जो सीपीआई थी वो भारत की आज़ादी को सच्ची आज़ादी नहीं मानती थी, उसको फिर इन्होंने कि संसदीय लोकतंत्र में आप चुनाव में जाओ, जनता का समर्थन प्राप्त करो, और फिर जो सक्रिय पॉलिटिक्स थी उसमें इन्होंने मोड़ा। 1952 के चुनाव में भागीदारी का नेतृत्व प्रदान किया। पी सुंदरैया ये सीपीआई के नेता थे, आंध्र प्रदेश के कम्युनिस्ट नेता थे। 1964 में सीपीएम के संस्थापकों में से एक थे। तेलंगाना आंदोलन में अग्रणी रहे और 1900 इनकी भूमिका है सीपीएम के महासचिव रहे, वामपंथी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे। तो अब आप इनमें देख लो, सीपीआई के प्रमुख नेता ए गोपालन है, एएमएस नमूद्रीपाद है, ऐसे डांगे है, पीसी जोशी है, अजय घोष है और पी सुंदरैया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी और 1941 में कांग्रेस से अलग हो गए थे और 1964 में इसका विभाजन हो गया, सीपीआई एम और सीपीआई बन गया था। सीपीआई तो यूएसएसआर का समर्थन करती थी और सीपीआई एम है वो किसका समर्थन करती थी, चाइना का समर्थन करती थी। अब बात करते हैं भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में एक राष्ट्र एक संस्कृति, एक राष्ट्र एक संस्कृति, एक विचारधारा और एक झंडा, ये इनका सिद्धांत था। और इस सिद्धांत पे इनकी स्थापना, भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। तो दोस्तों ये थोड़ी सी हाँ, तो अब बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। ये आज की बीजेपी की पूर्वज है, क्योंकि जो आज की बीजेपी की विचारधारा है वो इसी जनसंघ से निकली है बीजेपी। और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराम मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों ये जो भारतीय जनसंघ है, जो एक देश एक संस्कृति और एक विचारधारा की बात करता है। किसकी बात करता है? एक विचारधारा की बात करता है, ये हिंदुत्व की बात करता है, एक झंडे की बात करता है, ये आरएसएस से वैचारिक जुड़ाव रखता है और भारत पाकिस्तान एकीकरण की इन्होंने उस समय मांग की थी। और इसकी जो संस्थापक सदस्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराम मधोक और दीनदयाल उपाध्याय, ये इनके संस्थापक सदस्य रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता थे कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता रहे। नेहरू मंत्रिमंडल से 1950 में इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति रहे। दोस्तों कितनी विचित्र बात है, दोनों व्यक्ति हैं नेहरू जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दोनों एकदम विपरीत विचारधारा से आते हैं। नेहरू जी है वो समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारक हैं, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो एक विचारधारा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति की बात करते हैं। नेहरू जी है वो एक आप बोल सकते हो बहुसंस्कृतिवाद के समर्थक हैं, वहीं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वो एक संस्कृति की बात करते हैं, एक विचारधारा की बात करते हैं। उसके बावजूद नेहरू का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उस मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी क्या बने? मंत्री बने। उस समय की जो राजनीतिक समरसता थी
उस समय की जो राजनीतिक सामाजिकता थी वो इतनी शानदार थी कि विपक्ष के नेताओं को भी अपने साथ लेकर चलने की बात थी, और विपक्ष के नेता भी एक दूसरे से सत्ता पक्ष से घृणा न करके क्या करते थे, एक दूसरे से साथ चलते थे, मिल के साथ चलते थे। और देश का जब संविधान बनाया था तब इन सब लोगों ने, जिसमें अम्बेडकर जी हमेशा आजीवन कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजीवन कांग्रेस के विरोधी रहे हैं, ऐसे लोगों को भी संविधान सभा में जगह दी गई और इनके विचारों का भी महत्वपूर्ण स्थान है वो दिया गया था। तो उस समय की राजनीति सच में शानदार थी दोस्तों। इसके बाद ये नेहरू मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1951 में भारतीय जनसंघ की इन्होंने स्थापना कर ली। ये जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1953 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हिरासत में इनकी मृत्यु हो गई, और 1970 अनुच्छेद 370 का इन्होंने विरोध किया था। उस दौरान उनकी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई दोस्तों। ये बंगाल के बौद्धिक कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, तो बंगाल से इन संबंधित थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता रहे हैं। 1942 से आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। जनसंघ के जनाधार को इन्होंने बढ़ाया है, और ये जो भारतीय जनसंघ है इसके महासचिव रहे, और उसके बाद में 1967 से 68 में ये क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए। इनकी विचारधारा एकात्म मानव दर्शन की विचार, नए पूंजीवाद नए साम्यवाद। इनकी विरासत है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का कल्याण का सिद्धांत। जो गांधी जी अंत्योदय की बात करते थे कि पंक्ति में खड़े अंतिम से अंतिम व्यक्ति, समाज की मुख्य धारा से वंचित अंतिम से अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, इसी विचारधारा पे ये चलते थे दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद में बलराम मधोक जम्मू कश्मीर के नेता थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे 1966 में, और कश्मीर में जनसंघ की प्रमुख आवाज थे। ये भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय की इन्होंने मांग की, बाद में इनको पार्टी से निकाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारतीय जनसंघ के नेता रहे। 1957 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश से पहली बार लोकसभा के सदस्य रहे। जनसंघ के युवा नेता रहे। बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने और बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे। ये जो भारतीय जनसंघ थे इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता है। 1977 में जनता पार्टी बनाई, और जनता पार्टी से 1980 में बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे। लाल कृष्ण आडवाणी राजस्थान में जनसंघ संगठन के नेतृत्व किया। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते थे, और बाद में भारत के गृह मंत्री और डिप्टी पीएम भी बने हैं। ये भारतीय जनसंघ के संगठन में काम किया। 1980 से बीजेपी के संस्थापक रहे। तो इसके संस्थापक जो भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ के नेता कौन कौन से रहे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय, दूसरे बलराज मधोक, इसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी, ये सब क्या रहे हैं, जनसंघ के नेता रहे हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना, इनकी संस्कृति विचारधारा ये भी थोड़ी सी ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ। स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनी थी, और ये राजा महाराजाओं का पक्ष लेने वाली पार्टी थी, पूंजीवाद की समर्थक पार्टी थी, समाजवाद की विरोधी पार्टी थी। और 1962 के लोकसभा चुनाव में ही इसने बहुत बड़ी जीत अर्जित की, लगभग 18 सीटों पे। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी ये अगस्त 1959 में बनी। संस्थापक सी राजगोपालाचारी, जिसको राजाजी के नाम से भी जाना जाता थे। इनकी विचारधारा थी मुक्त अर्थव्यवस्था की विचारधारा थी, पूंजीवाद की विचारधारा थी। पूंजीवाद ये कहते थे कि सरकारी नियंत्रण होना नीचे, अर्थात जो लेसेज फेयर की नीति के समर्थन थे। राज्य समाजवाद का इन्होंने विरोध किया। ये कांग्रेस के समाजवादी रूप की प्रतिक्रिया में बनी पार्टी थी। उसके बाद में राजगोपालाचारी का जीवन परिचय, ये 1878 से 1972 तक रहे थे। राजाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो गांधीवादी नेता रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर रहे हैं, और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। नेहरू की समाजवादी नीतियों के आलोचक रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने नारा क्या दिया, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाने की इन्होंने बात की थी। और आप सभी को पता है, जब समानता की स्थापना करेंगे हम, तो स्वतंत्रता पे थोड़े से प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। और समाजवाद क्या कहता है कि समानता लेके आनी है, लेकिन इस स्वतंत्रता को थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। और जो पूंजीवाद है वहाँ पर स्वतंत्रता पे प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं होता है, चाहे समानता स्थापित हो या नहीं हो। इनके बारे में विशेष पहले कांग्रेस में थे, बाद में कांग्रेस के आलोचक बन गए थे। उसके बाद में कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि आजीवन कांग्रेस के मेंबर रहे, कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, लेकिन बाद में स्वतंत्र पार्टी भी बन गए। कन्हैयालाल माणिक्यलाल
मुंशी गुजरात के नेता रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, भारत विद्या भवन के संस्थापक सदस्य रहे, स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता, नेहरू के गृह मंत्री रहे। देखो नेहरू जी के काल में गृह मंत्री भी रहे, बाद में इनके साथ मतभेद हो गए, बाद में स्वतंत्र पार्टी में चले गए ये। उसके बाद में मीनू वसानी की बात करें तो मीनू वसानी एक पारसी नेता थे, पहले सोशलिस्ट थे, बाद में उदारवादी थे और 1962 के में स्वतंत्र पार्टी से सांसद बने। भूमिका स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल के लोकसभा में नेता रहे, उदारवाद के प्रचारक रहे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या है, स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख स्थापना 1959 में हुई। सी राजगोपालाचारी इनके संस्थापक थे। मुक्त अर्थव्यवस्था, कम सरकारी नियंत्रण, लेसेज फेयर और राज्य समाजवाद का विरोध किया। कांग्रेस के समाजवादी रूख की प्रतिक्रिया में बनी पार्टी थी। राजा जी के नाम से प्रसिद्ध राजगोपालाचारी इनके फाउंडर मेंबर थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। नेहरू की समाजवाद नीतियों का इन्होंने विरोध किया था और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के पक्षधर थे, इससे समानता कम हो जाए। पहले कांग्रेस में थे, बाद में कांग्रेस के आलोचक। के एम मुंशी कांग्रेस में नेहरू के समय कांग्रेस में भारत के गृह मंत्री भी रह चुके, लेकिन फिर मतभेद होने के बाद में कहाँ चले गए, कांग्रेस से बाहर चले गए। दोस्तों के एम मुंशी जो कांग्रेस के से लंबे समय से जुड़े हुए व्यक्ति थे। मीनू वसानी जो कि पारसी नेता रहे, पहले सोशलिस्ट, बाद में उदारवादी और 1962 से स्वतंत्र पार्टी के मेंबर थे। तो ये उस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अन्य विपक्षी दल कुछ और भी उस समय विपक्षी पार्टियां थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता थे NC चटर्जी और VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ये भारतीय हिंदू महासभा के नेता रहे। हिंदुत्व का संगठन है। BGS से पहले हिंदू राजनीति का प्रमुख मंच हुआ करता था। 1952 में इनको 4 सीटें प्राप्त हुई थी और 1952 में इनका नेतृत्व किया था स्वामी कृपारात्रि जी महाराज के नेतृत्व में इन्होंने चुनाव लड़ा। राम राज्य परिषद, ये स्वामी कृपारात्रि जी धार्मिक रूढ़िवादी थे। 1952 में 3 सीटें ली। हिंदू कोड बिल के विरोधी रहे थे, इस वजह से कांग्रेस बैकफुट पे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और RP, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर अम्बेडकर रहे हैं। दलित अधिकार की बात की इन्होंने। 1952 में 2 सीटें ली। अम्बेडकर की मृत्यु के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी। अकाली दल के नेतृत्व मास्टर तारा सिंह ने किया और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। पंजाब में सिखों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी। पृथक पंजाबी सूबे की इन्होंने मांग की थी। DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़सगम, इस पार्टी की स्थापना 1949 में हुई थी। CM अन्नादुराई इस पार्टी के प्रमुख नेता रहे। फिर M करुणानिधि इस पार्टी के नेता रहे। 1949 में स्थापना। तमिलनाडु में ये पार्टी का प्रसार है। हिंदी विरोधी आंदोलन चला था दक्षिण में पेरियार के नेतृत्व में, जो इसी विचारधारा से थे। और 1967 में यहाँ पर तमिलनाडु में क्या बनाई इन्होंने, कांग्रेस को डिफीट करके सरकार बनाई। उसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस की विरासत के रूप में है। बंगाल में इनका क्षेत्र वो अधिकार क्षेत्र था। नेताजी बोस के अनुयायी थे उनके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 या 40 में कर दी गई थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, ये हैदराबाद और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में इसका था। हैदराबाद के विलय के बाद की राजनीति की 1952 में 7 सीटें प्राप्त की। इसके अलावा जो किसान मजदूर प्रजा परिषद पार्टी थी, ये JP कृपलानी और रफ़ी अहमद किदवई, ये बाद में बिहार के CM भी रहे, बिहार के राज्यपाल भी रहे रफ़ी अहमद किदवई। 1952 में 9 सीटें जीती। बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में इसका विलय हो गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये शेख अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम मोहम्मद की पार्टी थी, जो कि 1932 में बनी थी। कब बनी थी? 1932 में बनी थी। और जम्मू कश्मीर इसकी राजनीति का केंद्र था। जम्मू कश्मीर 1953 में शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने गिरफ्तार कर लिया, तब ये CM बने थे। तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखना। इसके बाद में इस अध्याय में भारत के प्रमुख नेताओं के बारे में भी चर्चा की गई है और जो उस समय के स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में भी चर्चा की गई है। उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनके बारे में क्या चीज़ें बताई गई है। नीचे इस अध्याय में वर्णित सभी महापुरुषों का विस्तृत परिचय दिया गया है। कांग्रेस के नेता रहे हैं उस समय कौन कौन से थे। तो जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 1879 को हुआ था, 1889 से 1964। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर, जिसको नेहरू बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और 27 मई 1964 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित नेहरू के नाम से जान जाते हैं। बच्चों से लगाव था इसलिए चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध। लोकप्रिय, करिश्माई और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जानते हैं। करिश्माई नेतृत्व था। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद भवन में इनका जन्म हुआ था। इसकी शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई थी और बार एट लॉ इन्होंने इनर टेम्पल यहाँ से किया।
पीएम इन 1947 से लेकर 64 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 17 वर्ष, जो अभी तक का सबसे लंबा काल है। विदेश मंत्री भी रहे, पंचशील सिद्धांत दिया इन्होंने, गुटनिरपेक्षता नीति और नाम के संस्थापक सदस्य थे। दोस्तों अप्रैल 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, जो एक दूसरे की एकता, अखंडता, क्षेत्रीय संप्रभुता और द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का एक समझौता, जिसमें 5 सिद्धांत थे दोस्तों, जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया जो साम्यवादी और पूंजीवादी गुट के नेतृत्व में बंटी हुई थी, उस समय नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक मेंबर थे कि भारत और जो थर्ड वर्ल्ड के देश हैं उनको किसी भी गुट में शामिल न होकर अपने राष्ट्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और लोकतंत्र की स्थापना में ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में इनकी पुस्तकें हैं, ये ध्यान रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने जेल में लिखी थी। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इन्होंने विश्व इतिहास की झलकियाँ, ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, इन्होंने इंदिरा गांधी को जेल में रहते हुए पत्र भी लिखा था कि एक पिता के द्वारा एक पुत्री को लिखा गया पत्र। तो ये ध्यान रखना, 2-3 किताबें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, विश्व इतिहास की झलकियाँ, और लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर। मई 27 मई 1964 को इनका देहांत हो गया। चीनी आक्रमण के बाद इनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ गया था, इनके कंधे झुक गए थे। उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और इनका देहांत हो गया था दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को। बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, दलित आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं, और आधुनिक भारत के विधि शिल्पकार या कानूनी शिल्पकार, संविधान का इन्हें जनक भी कहा जाता है। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। शिक्षा इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे। वायसराय की गवर्निंग काउंसिल में ये एक श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। इनके द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया गया, और 1956 में RPI जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है 1956 में, इसकी भी घोषणा की गई। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1927 में की गई, ये ध्यान रखना। इस्तीफा इन्होंने हिंदू कोड बिल विफल होने पर 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जो काम मैं कर ही नहीं सकता वो उस पद पे क्यों बैठा हूँ। इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपना लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया था। तो ये भारत में सामाजिक न्याय के जनक के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया जाता है। इसके बाद में बात करें मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विभाजन के कट्टर विरोधी रहे, एकमात्र ऐसे नेता कांग्रेस के जो लास्ट तक विभाजन के विरोधी रहे। इवन 1945 में जो शिमला समझौता हुआ था उसके विरोधी रहे कि कांग्रेस ने बहुत गलत किया, कांग्रेस ने देश का विभाजन नहीं होने देना चाहिए था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये उस समय विभाजन के विरोधी रहे, ठीक है, विभाजन के कट्टर विरोधी रहे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक हैं, और शिक्षाविद रहे, बहुत बड़े शिक्षाविद, और इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। इस्लामी परंपरागत शिक्षा प्राप्त की, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1947 से लेकर 1958 तक भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में ये रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया शिक्षा मंत्री के रूप में। इनका योगदान है IIT है, UGC है, CIS है, या संगीत नाटक अकादमी है, साहित्य अकादमी, इन सब संस्थाओं की स्थापना की जो कि भारतीय शिक्षा की आधारशिला के रूप में काम करती है। 11 नवंबर को इनका जन्मदिन आता है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं 11 नवंबर को, क्योंकि भारत के लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। ये 1888 में मक्का सऊदी अरब में जन्मे, और ये 1958 में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद में राजकुमारी अमृता कौर जी हैं, जो कि कपूरथला राज परिवार से संबंधित थी। भारत की संविधान सभा में जो मौलिक अधिकारों की उप समिति थी उनकी ये सदस्य थी, और उस समय मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है तो वहाँ पर इन्होंने डिबेट की थी, वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक रही है। 2 फरवरी 1889 को इनका जन्म लखनऊ में हुआ। परिवार राजघराने में जन्म और ईसाई परिवार से थी। ये कपूरथला राज परिवार से थी, कपूरथला राज परिवार से संबंधित थे। इसके बाद में बात करें भारत में स्वास्थ्य मंत्री 1947 से 57 तक। दोस्तों जो एम्स की स्थापना की थी नई दिल्ली में, उसके लिए ज़मीन आवंटित करने में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्होंने इवन जो ज़मीन आवंटित करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। एम्स की स्थापना के बहुत ज़्यादा इन्होंने बोल सकते हैं कि
लगन और मेहनत से काम किया। उसके बाद में जो 1950 में WHO की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली महिला अध्यक्ष, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली महिला अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। और ये ध्यान रखना, ये जो मौलिक अधिकार उप समिति थी, मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी संविधान सभा में, उप समिति, उसके मेंबर भी रहे हैं और इन्होंने मौलिक अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद में रफ़ी अहमद किदवई, ये 1894 से 1954 उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता रहे। गांधी और नेहरू जी के करीबी रहे। नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कई विभाग इन्होंने संभाले थे। और 18 फरवरी 1894 को 12 माह की उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। संचार मंत्री 1947 से 52 तक, खाद्य एवं कृषि मंत्री 1952 से 54 तक, और खाद्यान्न नीति में सुधार इन्होंने किए। निम्न मध्यम वर्ग के हितैषी थे और बाद में चलकर ये बिहार के राज्यपाल भी बने थे। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में तो हमने चर्चा कर ली है सारों के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और रफ़ी अहमद किदवई थी। राजकुमारी अमृता कौर, ये गांधीवादी स्वतंत्र सेनानी रहे। डॉक्टर अम्बेडकर आजीवन कांग्रेस के विरोधी रहे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने समाजवादी नीतियों आलोचना, ये सब चीज़ें चर्चा कर ली है ना। हाँ, अब इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में एक बार आप देख सकते हो। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हमने। और ये कौन कौन से? पहला आम चुनाव कब हुआ? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। पहले लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटें कितनी थी? 489। 1952 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 364 सीटें मिली, 74% थी। 1952 में कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले? लगभग 45% वोट। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई थी 16 सीटों के साथ। दूसरे चुनाव में कांग्रेस की सीटें कितनी मिली? 371 मिली। केरल में किस पार्टी की सरकार बनी? सीपीआई की। एम एस नमूद्रीपाद के अंतर्गत केरल के पहले मुख्यमंत्री एम एस नमूद्रीपाद थे। किस अनुच्छेद से केरल की सरकार बर्खास्त हुई? अनुच्छेद 356 के तहत। तीसरे चुनाव में लोकसभा सीटें 494 थी। 1962 में कांग्रेस की सीटें 361 थी। 1962 में पहली बार किस पार्टी ने चुनाव लड़ा? स्वतंत्र पार्टी, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसने पहला लोकसभा चुनाव 1962 में लड़ा। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराम मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने 1951 में की। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? राजगोपालाचारी के द्वारा की गई। एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत किसने दिया था? दीनदयाल उपाध्याय, जो कि जनसंघ के नेता थे। सोशलिस्ट पार्टी कब और किसने गठित की? 1948 में जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके बाद में भारत के पहले कानून मंत्री की बात करते हैं। तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। एम्स किसके प्रयासों से बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर, जो कि भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। भारत के केंद्र में पहले मंत्री भी यही थे। कांग्रेस प्रणाली की अवधारणा रजनी कोठारी के द्वारा दी गई है 1964 में। ये ध्यान रखना थोड़ा, रजनी कोठारी। हाँ, 1964 में सीपीआई दो भागों में क्यों टूटी? सोवियत संघ और चीन के विवाद को लेकर एक सीपीआई बनी, जो कि सोवियत संघ की समर्थक है। एक सीपीआई एम बनी, जो कि चीन की समर्थक है। सीपीएम के संस्थापक एम एस नमूद्रीपाद, पी सुंदरैया, ए के गोपालन थे। फर्स्ट फाइट द पोस्ट प्रणाली के सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। छाता संगठन कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। नॉन कांग्रेसवाद या गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने। भारत के अंतिम गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? एकमात्र भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी। 1957 में सीपीआई को केरल में कितनी सीट मिली? 126 में से 60 सीटें प्राप्त हुई। बीजेपी की पूर्वज पार्टी भारतीय जनसंघ है। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में किस पार्टी से सांसद बने थे? ये बने थे भारतीय जनसंघ से। अब बात करते हैं इस पाठ का एक शॉर्ट रिवीजन हम कर लेते हैं। ये थोड़ी सी बात आप शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं तो फिर शुरू करते हैं। जो चैप्टर है इसका एक शॉर्ट रिवीजन हम कर लेते हैं दोस्तों। पॉइंट फर्स्ट, लोकतंत्र की स्थापना। 1950 के में संविधान लागू हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। 1952 में 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 85% निरक्षर थे। 489 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली और सीपीआई को 16 सीटें मिली। निर्दलीयों को 37 सीटें मिली। इस प्रकार चुनाव आयोग ने महिलाओं के नाम वाली गलतियां प्रविष्टियां हटाई। 40 नाम संशोधित होने से रह गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ और चमत्कार दोनों का। पॉइंट 2 क्या है? कांग्रेस का प्रभुत्व है। तीनों चुनाव 1952, 1957, 1962 में कांग्रेस ने 364, 371, 361 सीटें जीती। कारण नेहरू की लोकप्रियता, स्वाधीनता संग्राम की विरासत और सुसंगठित पार्टी और करिश्माई नेतृत्व है। फर्स्ट द पोस्ट
सिस्टम की वजह से 45% वोट लेने वाली पार्टी ने लगभग 74% सीटें जीत ली थी। 1962 के चुनाव में चीन युद्ध के वजह से नेहरू की छवि कमजोर हुई और कांग्रेस का पतन शुरू हुआ। उसके बाद विपक्षी दलों का उद्भव कैसे हुआ? सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी, जयप्रकाश नारायण लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ये कई टुकड़ों में बंटी हुई थी। सीपीआई 1964 में CPI-M अलग हो गई, दोनों आज तक मौजूद हैं। भारतीय जनसंघ 1951 में बना, 1917 में जनता पार्टी बनी, 1980 में बीजेपी बन गई थी। स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनी, उदारवादी पार्टी थी। 1967 में 1962 के चुनाव में 18 सीटें इन्होंने जीती थी। DMK, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये क्षेत्रीय ताकतें थी। DMK की स्थापना 1949 में हुई थी, अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में हुई थी। ये सब चीज़ें देखना। इसके अलावा कांग्रेस की प्रकृति कैसी थी? कांग्रेस एक छाता संगठन थी जिसमें सभी वर्ग, जाति, धर्म, भाषा के लोग एक साथ थे। कांग्रेस प्रणाली, रजनी कोठारी ने क्या कहा है, शासक और विपक्ष दोनों की भूमिका कांग्रेस प्रणाली निभाती थी, इसलिए इसको छाता संगठन भी कहा जाता है। गुटों की मौजूदगी आंतरिक शक्ति संतुलन का काम करती थी, अर्थात एक विचारधारात्मक गठजोड़ के रूप में कांग्रेस पार्टी थी। भारत बाकी देशों से नहीं, यहाँ एकदलीय शासन लोकतांत्रिक था, तानाशाही प्रवृत्ति नहीं थी। केरल की कम्युनिस्ट सरकार 1957 से 59 तक, 1957 में जो 126 सीट वाली विधानसभा केरल के लिए चुनाव हुए, जिसमें 60 सीटें किसने प्राप्त कर ली थी? CPI ने प्राप्त कर ली थी। EMS नमूद्रीपाद CM बने थे। दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक चुनाव जीतकर सरकार बनी थी। 1959 में केंद्र ने आर्टिकल 356 लगाकर इस सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके लिए मुक्ति संघर्ष आंदोलन भी चला था। ये घटना आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के लिए मिसाल बनी थी। दोस्तों, आप सभी को बता दूं मैं कि आपको ये क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज है वो उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और नॉलेज को रोकना है वो पाप समझा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लास समझ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा आने वाले समय में मैं आपके लिए राजनीति विज्ञान की तो NCERT 11वीं 12वीं की पूरी करा दूंगा। इसके अलावा इतिहास और भूगोल की क्लास भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चर्चा करते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।